नमस्कार छात्र छात्राओं, आज हम पुनः आपके लिए लॉकडाउन के दौर में एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा विषय है शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण। यह विषय एमए पॉलिटिकल साइंस सेकेंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर के साथ साथ कुमाऊं विश्वविद्यालय के बीए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के सेकेंड पेपर के में भी उपयोगी है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए, आपके नोट्स बनाने के लिए, आपके तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। जो हमारा विषय है शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों इसकी ज़रूरत हमें महसूस हुई? क्योंकि विश्व जो है वर्तमान समय में शस्त्रों की होड़ में पड़ गया है। कोई परमाणु शस्त्रों को अपने वहाँ बढ़ा रहा है, कोई पारंपरिक शस्त्रों को बढ़ा रहा है, कोई मिसाइलों को बढ़ा रहा है। ऐसी स्थिति में शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण की आवश्यकता पड़ी। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार है कि शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण की आवश्यकता पड़ी है। यह 19वीं शताब्दी में भी इसकी आवश्यकता पड़ी थी। यहाँ तक कि जब इसकी जो पुराना हमें उदाहरण मिलता है वो मिलता है कि 1871 में एक रसबगौर समझौता हुआ था, जिसमें सामान्य और स्थानीय निशस्त्रीकरण की बात की गई थी। इसी प्रकार जो है 1859 में सेंट पीटर्सबर्ग में एक समझौता हुआ, जिसमें डमडम गोलियां पे प्रतिषेध किया गया। यह गोली ऐसी थी कि बहुत तेजी से ब्रश होती थी, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली जाती थी, इसलिए इस पे प्रतिषेध किया गया, इस पे रोक लगाई गई। यह भी एक निशस्त्रीकरण की ही अवधारणा का पालन करते थे। अब हम आते हैं कि इनकी परिभाषा क्या है, शस्त्र नियंत्रण क्या है और निशस्त्रीकरण क्या है। इसे हम कहते हैं कि आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट। शस्त्र नियंत्रण में जो बात कही जाती है वह निशस्त्रीकरण की आगे की बात है। शस्त्र नियंत्रण, जहां निशस्त्रीकरण में जो बात की जाती है, जो वर्तमान शस्त्र हैं उन शस्त्रों पर रोक लगाई जाती है, वही शस्त्र नियंत्रण में यह और अधिक व्यापक अवधारणा है। और इस पे जो हथियारों के नियंत्रण के साथ साथ इस पे जो भविष्य के हथियार हैं उन पे भी नियंत्रण की बात की जाती है और परमाणु हथियारों पे भी रोक लगाने की बात की जाती है। इसकी परिभाषा के बारे में कहा गया है कि निशस्त्रीकरण से अधिक व्यापक अवधारणा शस्त्र नियंत्रण की है। इसमें भविष्य के हथियारों का नियंत्रण भी शामिल है। भावी परमाणु शस्त्रों के उत्पादन पर भी रोक लगाई गई है। अब हम आते हैं निशस्त्रीकरण पे। निशस्त्रीकरण क्या है, निशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो भविष्य में शस्त्रों की दौड़ है, जो संसार में शस्त्रों की दौड़ है, उनको रोकने के लिए निशस्त्रीकरण की आवश्यकता पड़ी। निशस्त्रीकरण की जो परिभाषा दी गई है उसमें दो तरह की परिभाषा है, जो मैं आपको सरल शब्दों में बताना चाहूंगा कि मौजूदा हथियारों में कमी एवं नियंत्रण करना ही निशस्त्रीकरण है। जो हमारे पास वर्तमान हथियार हैं उन हथियारों पे कमी करना और उस पर नियंत्रण करना ही जो है वो निशस्त्रीकरण के अंतर्गत आता है। मार्गरेट थाउ ने इसके और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा कि शस्त्र दौड़ को समाप्त करने के उद्देश्य से विशेष या उसी प्रकार के शस्त्रों की समाप्ति या कटौती निशस्त्रीकरण कहलाती है। मतलब जो हमारे पास शस्त्र है या शस्त्रों की दौड़ है उसको रोक लगाना या उसमें कटौती करना निशस्त्रीकरण के अंतर्गत आती है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य इसलिए यही है कि मानव को जो शस्त्रों की होड़ से उत्पन्न संकट आ गया है मानव सभ्यता पे, उनके विभीषिका को से बचाना ही जो है इसका उद्देश्य है। इसके बारे में कहा गया है कि शस्त्रों पर नियंत्रण या कटौती द्वारा मानव समाज को विभीषिका से बचाना, इसका उद्देश्य है शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण की। अब आते हैं निशस्त्रीकरण कितने प्रकार का होता है। तो जो वर्तमान समय में जो इसको डिवाइड किया गया है उसको 5 प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला है सामान्य एवं स्थानीय निशस्त्रीकरण। सामान्य मतलब जो सिंपल तरीके से जो क्षेत्रीय क्षेत्र के रूप में जो है जो निशस्त्रीकरण किया जाता है उसको सामान्य या क्षेत्रीय निशस्त्रीकरण कहा जाता है।
इसका उदाहरण के रूप में जो है 1871 का रस-बगौट समझौता कहा है और 1922 का वाशिंगटन नौसैनिक समझौता। तो जो 1922 में वाशिंगटन नौसैनिक समझौता हुआ, वह समझौता जो प्रथम विश्व युद्ध के जो राष्ट्र थे जिन्होंने युद्ध जीता था, उन्होंने आपस में एक समझौता किया जिसमें यह कहा कि वह अपने जो सामुद्रिक शक्ति का विकास है उस पर प्रतिबंध लगाएंगे। तो यह जो है उनका एक क्षेत्र विशेष में था, इसलिए इसको जो है सामान्य एवं स्थानीय निःशस्त्रीकरण कहा गया। अब आता है कि मात्रात्मक एवं गुणात्मक निःशस्त्रीकरण। मात्रात्मक एवं गुणात्मक निःशस्त्रीकरण, इसमें इसके अंतर्गत जो होता है, इसमें मात्रात्मक मतलब कुछ एक सीमित मात्रा में जो है निःशस्त्रीकरण किया जाता है। इसमें जो कहा गया है, इसमें घातक शस्त्रों का परिसीमन, मतलब जो विनाशकारी शस्त्र हैं उस पर रोक लगाने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि 1868 में सेंट पीटर्सबर्ग में समझौते द्वारा डमडम गोलियों का निषेध किया गया। जैसे अभी मैंने बताया कि डमडम गोलियां बहुत ही शक्तिशाली थी, जिसके विस्फोट से बहुत सारे लोग प्रभावित होते थे, इसलिए इस पर प्रतिषेध किया गया, इस पर निषेध किया गया। इसी प्रकार से 1987 में अमेरिका रूस के मध्य मध्यम दूरी प्रक्षेपास्त्र संधि हुई, जिसमें अमेरिका और रूस ने एक संधि की कि वो आपस में अपने जो मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र हैं उसमें कमी लाने का प्रयास करेंगे, इसलिए भी यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक निःशस्त्रीकरण के अंतर्गत आता है। अब आता है कि तीसरा जो निःशस्त्रीकरण में जो प्रकार बताए गए हैं वो है पारंपरिक तथा आणविक निःशस्त्रीकरण। पारंपरिक मतलब जैसे जो पारंपरिक हथियार है, उन पारंपरिक हथियारों का जो हम निःशस्त्रीकरण करते हैं तो उसको हम पारंपरिक निःशस्त्रीकरण के अंतर्गत रखते हैं। आणविक निःशस्त्रीकरण, आणविक निःशस्त्रीकरण जो प्रमुख उदाहरण है वह 1968 का परमाणु अप्रसार संधि, जिसमें परमाणु शस्त्रों पे रोक लगाने का प्रयास किया गया, इसलिए इसको जो है आणविक निःशस्त्रीकरण के अंतर्गत रखा गया है। तीसरा जो आता है वो आता है पूर्ण एवं आंशिक निःशस्त्रीकरण। जैसा कि शब्द से ही है कि पूर्ण का मतलब कि पूर्ण रूप से निःशस्त्रीकरण कर देना। आंशिक निःशस्त्रीकरण का मतलब है कि थोड़ी मात्रा में या एक हिस्से के रूप में निःशस्त्रीकरण करना। इसका उदाहरण का जो है कि जैसे कहा गया है कि सब प्रकार के शस्त्रों को समाप्त करने का प्रयास ही पूर्ण निःशस्त्रीकरण कहलाता है। आंशिक निःशस्त्रीकरण का जो उदाहरण है वह है साल्ट 1 और साल्ट 2, जो अमेरिका और रूस के मध्य हुआ था। अमेरिका और रूस के मध्य स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी की एक हुई थी, जिसके अंतर्गत अपने हथियारों को कम करने की बात हुई थी। उसी को हम आंशिक निःशस्त्रीकरण के अंतर्गत इसको रखते हैं। अगला जो उदाहरण है, अगला जो है प्रकार वह है अनिवार्य और ऐच्छिक निःशस्त्रीकरण। अनिवार्य का मतलब हुआ कि निश्चित रूप से पूर्ण रूप से अनिवार्यता उसका निःशस्त्रीकरण करना ही करना है, और ऐच्छिक का मतलब कि स्वेच्छा से जो व्यक्ति जो राष्ट्र जो है वो चाहता है कि अपने हथियारों में कमी करना, तो उसको हम ऐच्छिक निःशस्त्रीकरण कहेंगे। इसमें जो है अनिवार्य निःशस्त्रीकरण की जो उदाहरण है उसमें आता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का पे जो विजेता राष्ट्र उन्होंने उसका अनिवार्य निःशस्त्रीकरण किया कि आपको हथियार नहीं बनाने हैं, आपको अपनी शक्ति को नहीं बढ़ाना है, आपको अपनी शक्ति को नहीं बढ़ाना है, आपको अपने हथियार को सीमित रखना है। तो इस तरह से जो निःशस्त्रीकरण किया गया उसको अनिवार्य निःशस्त्रीकरण कहा गया। इसमें कहा गया है कि विजेता राष्ट्रों के द्वारा पराजित राष्ट्रों पर थोपा जाने वाला जो निःशस्त्रीकरण है उसको हम अनिवार्य निःशस्त्रीकरण कहते हैं। अब आता है कि ऐच्छिक निःशस्त्रीकरण। ऐच्छिक निःशस्त्रीकरण और इसका अर्थ हुआ कि अपनी स्वेच्छा से कोई राष्ट्र जो है इस निःशस्त्रीकरण करना चाहता है उसको हम ऐच्छिक निःशस्त्रीकरण कहेंगे। इसमें एनपीटी है, जिसमें स्वेच्छा से कोई राष्ट्र शामिल होना चाहता है तो शामिल हो सकता है, या फिर कोई राष्ट्र उसमें से बाहर निकलना चाहता है तो स्वेच्छा से बाहर भी आ सकता है। इसको हम कहेंगे ऐच्छिक निःशस्त्रीकरण। तो यह था हमारा निःशस्त्रीकरण की परिभाषा, शस्त्र नियंत्रण की परिभाषा और उसके प्रकार। अगला जो हम लेक्चर देंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि निःशस्त्रीकरण के प्रयास कब कब हुए और निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों है। धन्यवाद।